नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच जयपुर से एक हैरान और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 75 साल के एक बुजुर्ग से 23 लाख रुपए की ठगी की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी गई और उससे कहा गया कि आपने नंबर से 2 करोड़ 8 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग की है और इस अपराध के लिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। इसके बाद एक फर्जी सीबीआई अधिकारी से बात कराई गई और गिरफ्तारी की धमकी दी गई, डर बनाया गया। ठगों ने 3 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा। वीडियो कॉल के पीछे नकली अदालत भी दिखाई गई। बुजुर्ग ने बीमारी का भी हवाला दिया, लेकिन फिर भी उन्हें तरस नहीं आया, उनको दया नहीं आई। वो तो मामला तब जाकर के खुला जब बुजुर्ग बैंक में जाकर के अपनी एफडी तुड़वाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद बैंक मैनेजर को शक हुआ और इस पूरे मामले का जब पूरा मामला सामने आ सका। फिलहाल इस मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस बीच साइबर ठगी के नए नए तरीके जो सामने आ रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए, इसको एक्सपर्ट्स के जरिए हम जानेंगे, समझेंगे और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये जानेंगे कि आखिर कैसे ये बढ़ रहे हैं साइबर ठगी के मामले और कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कोई व्यक्ति आप पे एक झूठा आरोप लगा रहा है, जैसे आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं उसमें एक ऐसा आरोप उस बुजुर्ग दंपत्ति पे लगाया गया, एक ऐसी जगह के लिए लगाया गया जहां वो कभी गए ही नहीं थे। जिस जगह आप कभी गए ही नहीं, उस जगह को लेकर आप पर अगर आरोप लगा रहा है कोई व्यक्ति, तो झूठा ही आरोप है ना, आपका उससे कोई संबंध ही नहीं है। फिर डरने की कोई बात नहीं है। आपको तुरंत इस बात को उस व्यक्ति से कहना चाहिए कि ठीक है, मैं बात कर लूँगा, मेरी लोकल थाने में जान पहचान है, मैं जाकर उनसे बात कर लूँगा, आप रहने दीजिए, क्योंकि आप कभी उस जगह गए नहीं, आपने वो क्राइम कभी किया नहीं। यदि आपसे कोई कहता है आपका पार्सल कहीं फंस गया है, उस पार्सल में हमें एनडीपीएस मिला है, तो आप सोचिए तो कि आपने पार्सल मंगाया भी है क्या। और पार्सल आपको डिलीवर होने से पहले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको डिलीवर होने से पहले पार्सल जिसने भेजा है उसकी जिम्मेदारी है। राजधानी जयपुर में 26 मई को एक बुजुर्ग दंपत्ति को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। उस डिजिटल अरेस्ट के दौरान जो है बुजुर्ग दंपत्ति से लगभग 23 लाख रुपए जो है साइबर ठगों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। ये जो ठग है वो बुजुर्ग दंपत्ति के नाम से जो 20 लाख रुपए की जो बैंक के अंदर जो एफडी होती है उसको तुड़वाने के लिए उस बुजुर्ग को बैंक में भेजते हैं, तब जाकर ये पूरा मामला उजागर होता है और फिर जो है साइबर थाने में इस पूरे मामले को लेकर जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब बुजुर्ग है वो बैंक के अंदर पहुंचता है तो बैंक के मैनेजर के वो जब पूरी घटना के बारे में बताता है तो उसके द्वारा जो है नज़दीकी थाने में जो है इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है और उसके बाद जो है पूरी इस मामले को लेकर जो है साइबर पुलिस और जो अन्य जो टीमें होती हैं वो उन साइबर ठगों की पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं बात की जाए बुजुर्ग दंपत्ति की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उनके ऊपर लगभग 2.48 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। साइबर ठगों के द्वारा जो है फर्जी जो है वारंट जारी करके और फर्जी तरीके से जो है एक कोड बनाकर जो है वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें दिखाया जाता है और उसी दौरान जो है 3 दिन तक वो जो है डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। लेकिन अब जो है थाने के अंदर जो साइबर थाना है उसमें पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा पड़ताल की जा रही है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो साइबर ठगी के जो मामले सामने आ रहे हैं वो हर रोज हमें बता रहे हैं, क्योंकि ठग जो हैं वो नए नए तरीके अपनाते हैं और नए नए तरीकों के जरिए नए तरीके की जो है वो ठगी लोगों के साथ करते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत हद तक एहतियात बरतने की, बहुत हद तक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्या क्या बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं। सबसे पहले अगर साइबर ठगी अगर आपके साथ कभी होती है या ऐसा कभी फ़ोन कॉल आता है, उस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। जो ये घटनाएं हमने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, ये सबक है हमारे लिए और इसीलिए इसको आधार बना करके हम आगे इसीलिए एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कभी अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे समाज में लोगों के लिए सीख भी हो सकती है। और इसी को जरा बिना देरी किए सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट वंदना चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी अनिल कोटवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत में अनिल सर आपसे ही कर रहा हूं, ये जो केसेस अभी तक सामने आए हैं और इससे पहले भी हम कई बार
साइबर ठगी के मामलों को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस मामले के अंदर क्योंकि हमने एक चीज और कॉमन देखी है कि ज्यादातर जो सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड लोग हैं उनको इसमें टारगेट किया जाता है, इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो एक तरीका है कि बुजुर्गों को टारगेट बनाना, उनके बैंक अकाउंट पर निशाना, ये इस पर आपकी क्या नजर है सर, और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शुभेंदु जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक जो टारगेट बताया जा रहा है एक सर्टेन एज के बाद में, तो उनके पास में बैंक बैलेंस और बैंक के अंदर कुछ ना कुछ एफडी के माध्यम से या और कोई इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा एक जमा रहता है। चूंकि उन्होंने पूरे जीवन की कमाई है वो एक साथ इकट्ठी है, कहीं अगर इन्वेस्ट जमीन वगैरह में नहीं किया तो वो बैंक के अंदर ही सेफ समझते हैं। तो ये अगर ये टारगेट करके अगर ये पता लगा लेते हैं इस तरह के जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, उनको ये लगता है कि ये इनके पास में कुछ इतने साल नौकरी की है तो कुछ पैसा होना चाहिए, तो उनको वो साइकोलॉजिकल रूप से एक मानसिक दबाव देके और उनके इस तरह की घटनाक्रम उनके बताते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाए कि क्या पता मेरे इससे कहीं हो तो नहीं गया है। एक इसके साथ साथ ये जो एक घटनाक्रम आया ये तो है ही बैंक का। दूसरा एक सेक्टोर्शन का और तरीका काम में लेते हैं ये, हाँ। कि आपका कॉल आया था साहब, वो इनका कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो वो स्क्रीनशॉट लेके बना देते हैं और उसके बाद में उनको, तो ये बुजुर्ग के साथ ही ज्यादा है। और आप ये देखिए कि ये अभी पिछले दिनों आपने देखा हो तो इस तरह की वारदात पे जो बाहर से कॉल आ रहे थे विदेश से, उसमें भी संख्या बुजुर्गों की ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, मेरा उनको है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। एक जो आपका पास में हम नंबर देते हैं अच्छा, बार एक बार, चीज और भी है सर इसमें, 1555260, हाँ, क्योंकि टेक्निकली उतना ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद टेक्निकली एडवांस नहीं होते हैं, मोबाइल को उतना या जो इक्विपमेंट है उतना उसको ऑपरेट करना उतना बेहतर तरीके से नहीं जानते, शायद इसी का एक फायदा भी उठाया जाता है, तो जिसके बारे में आप बता रहे हैं सर। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो उस वक्त सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? आप जैसे कह रहे हैं कि सेक्सटॉर्शन भी इसका एक तरीका है, वहां से भी पैसे ऐंठे जाते हैं, तो कभी अगर ऐसा फर्जी कोई वीडियो कॉल बना लेता है या कोई स्नैप ले लेता है आपकी, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करना, जो अक्सर लोग जिसको अवॉइड करते हैं डर के कारण, समाज के डर के कारण। हाँ शुभेंदु जी, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है कि वो कहीं ये देखते हैं कि कहीं मेरा कोई पुराना ऐसा तो नहीं है, अगर मान लो झूठा भी अगर किसी ने कर दिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा या मैं सोशली बाइकआउट हो जाऊंगा, जबकि ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इस मामले में दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का या वहां की पुलिस का हवाला देते हैं कि हम वहां से बोल रहे हैं, और बाकायदा एक, तो ये पहला तो ये है कि कोई भी ऑनलाइन पुलिस किसी को भी कॉल नहीं करती है। सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है, वो कभी वर्दी में बात नहीं करेगी। दूसरी बात है, वो कभी थाने पे बैठ के इस तरह का आपको वीडियो कॉल या वो नहीं करेगी। ये तीसरी बात है, ये समझने वाली बात है कि अगर ऐसा कोई कॉल आ रहा है इसका मतलब है वो फ्रॉड है और वो उसको ध्यान ही नहीं देना है। अगर मान लो वो कोई थ्रेट भी करता है और कहीं पैसा जाने का डर लग रहा है, तो अपने तुरंत बैंक का जो वो नंबर है, आप अपना पैसा ब्लॉक कराइए सबसे पहले कि भाई ये मेरा बैंक का वो है, तो वो कम से कम पैसा तो नहीं जाएगा, कोई बात होगी तो। और मैं आपको जैसे अभी 3 नंबर बताए, 155301112 और 1530, ये तो एक कॉमन ऑल इंडिया लेवल के नंबर है। आप कहीं बैठे भी दबा सकते हो, तो आपके पास में लोकल पुलिस आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी और वो बता देगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मान लो हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ तो उनकी वाइफ या परिवारजन और कोई जो है वो इन्फॉर्म कर दे किन्हीं को, ताकि वो कम से कम वो परिवार वो उससे वो जो ये डिजिटल अरेस्ट का एक डर बताया जा रहा है, इससे अच्छा, हम आगे ये भी जानेंगे सर कि डिजिटल अरेस्ट है क्या, क्योंकि इस शब्द के बारे में बड़ा चर्चा होती है। मैं इस बीच हमारे साथ अश्वनी राणा जी भी हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं,
हमें क्या और एहतियात बरतना चाहिए? कभी धोखा हो जाता है या धोखाधड़ी हो रही है, ठगी हो रही है, तो बैंक में सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, इसको हम जानेंगे अश्वनी जी से। अश्वनी जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन मैं मुकेश जी से लेना चाह रहा हूं। मुकेश जी, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हम क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के बारे में खूब सुनते हैं, अक्सर हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले सर, ये डिजिटल अरेस्ट है क्या, और ये साइबर ठगी के जो नए नए तरीके हैं, भाई पीछे कोड दिखा देना, पुलिस की वर्दी पहन करके थाना पीछे बना करके दिखा देना, डर बनाना कि आप भाई फंस गए हैं, फर्जी अधिकारी बन करके कॉल करना, धमकाना, तो ये ऑनलाइन तो खैर नहीं होता है, अनिल सर ने साफ कर दिया, लेकिन डिजिटल अरेस्ट और ये नए ठगी के तरीके ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट ये कोई लॉ में डिफाइंड वर्ड है नहीं। तो डेफिनेशन वाइज जाएं तो बहुत वेग सा टर्म है डिजिटल अरेस्ट, बट क्योंकि एक बार कुछ शब्द चलन में आ जाते हैं तो सब उसी के नाम से उस क्राइम को या उस कैटेगरी को जानने लग जाते हैं, तो इस तरीके से फेमस हो गया। क्योंकि माना यह जाता है कि लैपटॉप पे जब किसी के साथ में फ्रॉड होता है कि आपके नाम से मुकदमा दर्ज है, आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और इसमें आपको इतने साल की सजा हो सकती है, इतने मल्टीपल मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज हैं। फिर जब वो व्यक्ति डर जाता है, उसे कहा जाता है कि भाई ठीक है, कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप उस एप्लीकेशन से हमें वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करके वो वीडियो पे उसको अपने सामने रखते हैं, सामने पुलिस का सेटअप दिखता है, वर्दी में एक अधिकारी दिखता है, वो कहता है भाई इसकी फाइल लेके आओ। तो इस तरीके का सेटअप लगता है कि हाँ, उसके सिपाही कोई फाइल लेके आया है, फाइल में देख के उन्होंने बताया कि आपके इतने मामले पेंडिंग है, आपको कल अरेस्ट कर लेंगे हम। अब सीनियर सिटीजन, जैसे आप बात कर रहे थे, सीनियर सिटीजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ने अपनी लाइफ में इतने सालों काम किया है, मेहनत की है, पैसा कमाया है, उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं, ठीक है, तो उनकी एक रेपुटेशन होती है, जिस रेपुटेशन को किसी भी तरीके से बचाना चाहते हैं, उसके लिए वो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक है बेसिकली। हर कुछ समय के बाद में कुछ नया मेथड लाना पड़ता है फ्रॉडस्टर्स को, क्योंकि पुराने मेथड से अब कोई ठगा नहीं जाएगा। तो कुछ ना कुछ मेथड में नए बदलाव किए जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक ट्रिक होती है जिसके अंदर सामने वाले को आप कन्विंस करते हो, जो आप चाहते हो वैसा वो करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग के तरीके बदलते जाते हैं समय समय पर, ताकि लोगों को वो ठग सकें। ठीक है, तो ये एक तरीका है ना, लेकिन इससे बचेंगे कैसे, इससे कैसे बचना है, उसके बारे में वापस आकर के सर जानूंगा। लेकिन वंदना जी को मैं इसमें जोड़ रहा हूं। वंदना जी, हम ये माइंड गेम भी है, ये लोगों के दिमाग के साथ खेलना है, उनको डराना है, और अक्सर हम ऐसे जब केस देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज डर नजर आती है कि आपने ऐसा कर दिया, इस वजह से आपको डराया जाता है, उसमें धमकाया जाता है और वो डर बनाया जाता है। अगर इंसान डर गया तो समझ लीजिए वो वहां पर फंस गया है। देखिए शुभेंदु जी, ये जो बच्चे और बुजुर्ग, ये उम्र ऐसी होती है जिसमें उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति थोड़ी सी सेंसिटिव और कमजोर की तरफ चली जाती है। तो इस एज को टारगेट करना बहुत आसान होता है, जिसमें किसी भी तरह का डर या फिर आप ये मानिए उनके सोचने समझने की शक्ति के साथ खेल आराम से खेला जा सकता है। उनको वो समाज का डर दिखा सकते हैं, उनको उनका पर्सनल डर दिखा सकते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा है कुछ बुजुर्गों को जिनको आता नहीं है डिजिटली चीजों को हैंडल करना, तो उनको पर्सनली टारगेट करके या उनके बच्चों का डर दिखाकर भी उनसे इस तरह से के साथ उनको ठगी की जा सकती है। सो यहाँ पर हमें देखा जाता है कि बुजुर्ग एक एज में आकर सोशल सिक्योर ज्यादा फील नहीं करते। कई जगह हमने देखा है बुजुर्ग अकेले रहते हैं, बच्चे दूर, उनके अपने दूर, तो वो ये बात किसी को बता भी नहीं पाते हैं। सो यहाँ पर उनको मानसिक और भावनात्मक मजबूती के साथ सामना करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट दे। इनफैक्ट अगर आसपास वाले भी ये आइडेंटिफाई कर ले कि ये जो ये अंकल आंटी है जो पास में रहते हैं, ये आजकल कम दिख रहे हैं, बात कम कर रहे हैं, खोए खोए से रह रहे हैं, तो उनको इमीडिएट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सो बुजुर्गों को ठगी से बचाने का तो एक ही तरीका, उनका सोशल इन्वॉल्वमेंट ही उनको इस डर से बाहर ला सकता है। ये डर कि मैं ये बात किसी को भी बता सकता हूँ, आराम से खुल के बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर उनको डर रहता है कि मैंने ये बात किसी को बता दी, अपने बच्चों को बता दी, तो यही डायलॉग आएगा, अरे आप तो इतने बड़े हैं, समझदार है, आपने ऐसा कैसे कर लिया। तो जो सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो उनमें ज्यादा हो जाता है। एज के साथ साथ उनको लगता है किसी को बता दिया तो मेरा सम्मान खो जाएगा। ये जो एक डर होता है वो बुजुर्गों में भारी बहुत होता है, और वो उनकी मानसिक स्थिति उस डर को झेल नहीं पाती है।
और शायद इसीलिए जो सॉफ्ट टारगेट बुजुर्ग बन जाते हैं और बार बार जो है उनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन अब जब कभी भी फ्रॉड ऐसा होता है, हम देखते हैं, अब हाल ही में जिस केस को रेफरेंस मान करके आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, अश्वनी सर को मैं जरा जोड़ रहा हूँ इसमें। अश्वनी जी, एक चीज़ इसमें यहाँ ये जो नज़र आती है कि वो बुजुर्ग जो हैं वो किसी से नहीं बताते हैं, बैंक में जाकर के अपनी एफडी तोड़वा रहे होते हैं, तब जाकर के उनको पता चलता है, और बैंक के जो अधिकारी हैं उनको थोड़ा उनके हाव भाव ठीक नहीं लगते हैं, वो पूछताछ करते हैं, पता चलता है, तब उनको ये समझ में आता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो अश्वनी सर, सबसे पहले अगर कभी ऐसा सिचुएशन बनती है किसी भी शख्स के साथ, तो क्या करने की जरूरत है? बैंक में सबसे पहले इन्फॉर्म करें, क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो क्या है कि हम जो भी लोग हैं, सब लोगों को बार बार अवेयरनेस की जा रही है कि इस प्रकार का कोई जो है फोन पे इस प्रकार कोई केस रजिस्टर नहीं हो जाता, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है। तो हमारे सीनियर सिटीजन को भी एजुकेट करने की जरूरत है। कोई भी फोन आता है उसको आपने काटना है या उसको रिसीव नहीं करना है, या रिसीव कर भी लिया है तो उसमें घबराना नहीं है, आप उसको नो कहिए, नो कहने के हाथ डालिए। ये नहीं कहेंगे तो मुश्किल है। अभी बैंकर जो है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, जैसे ये गए तो बैंक को भी लगा, ऐसे बहुत सारे केसेस जो है बैंक वालों ने ही बचाए हैं। उनको पूछा जाता है भाई आप पैसा इतना क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जो आदमी आ रहा है और वैसे भी डिपॉजिट जा रहा है तो बैंक बात करता है भाई क्यों पैसा निकाल रहे हो। लेकिन ये तो डिजिटल अरेस्ट के केस में है। बाकी अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पास आज हर बैंक का एक ऐप है, उस ऐप पर जाकर अपना अकाउंट जो है आप ब्लॉक कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। और वैसे भी लोगों को उस ऐप के थ्रू अपने जो डेबिट कार्ड है उसके अंदर लिमिट सेट करके रखनी चाहिए कि अगर कहीं वो पिन शेयर हो गया, कुछ हो गया तो भी आपका सुरक्षित है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है अवेयरनेस की जरूरत है और एजुकेशन की जरूरत है। हम लोग ये सीनियर सिटीजन जो है ये डर के उसमें हो जाते हैं, कुछ लोग लालच के उसमें पड़ जाते हैं। अभी ट्राई ने एक नया जो एसएमएस आते हैं लोगों के पास, उसके लिए भी एक हेडर के साथ सफिक्स शुरू किया है कि पी, एस, टी और जी। अगर वो ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं है तो आप उस एसएमएस को खोलिए नहीं, उसके लिंक को जो है आप क्लिक मत कीजिए। यानी सारी चीजें जो है सरकार भी, टीआरआई भी, बैंक भी, सब और इस तरह से एजुकेट भी कर रही है, समझा भी रही है। उसके बाद भी लोग उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ट्रैप में फंस जाते हैं तो उसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाकी लोगों को, उसको किसी के पास भी इस प्रकार की कोई कोड आता भी है तो आप घर में दूसरों से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, लेकिन घबराइए नहीं, घबराना नहीं है। अगर आपने कोई फ्रॉड किया भी है, मान लो कोई आपने कुछ क्राइम ऐसा किया भी है, तब भी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसमें मैं कहूंगा कि ये जो रेकी करके ये पर्टिकुलर लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें प्राइवेट बैंकों का इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है कि वहां पर ज्यादा है कि वो किस प्रकार से, कौन से अकाउंट में पैसा है या नहीं है, वो भी देखने की जरूरत है। अभी आस्ता आस्ता बैंक भी वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इम्प्लाई है वो भी किसी दूसरे का या ज्यादा लोगों का किसी दूसरी ब्रांच का अकाउंट जो है वो सर्च नहीं कर सके। मैं इसमें अश्वनी सर एक सवाल इसमें मैं जोड़ रहा हूं, अगर सपोज धोखाधड़ी हो गई जैसे इस केस में भी हुआ, बैंक से पैसा चला गया, तो क्या कोई संभावना है बैंक के जरिए उस पैसे के वापस आने की? इमीडिएट अगर हम बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, अपना 1930 पे भी कंप्लेंट करते हैं, साइबर सेल में भी करते हैं, तो जो पैसा ट्रांजैक्शन में होता है, ट्रांसफर हो रहा है, फर्दर ट्रांसफर हो, वो कुछ बच सकता है। लेकिन उसके लिए अब सीनियर सिटीजन है वो इतना एक्टिवली जो नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी किसी के साथ होता है तो इमीडिएट वो अगर बैंक को इन्फॉर्म करता है, 1930 पे रजिस्टर करता है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है, कुछ जो ट्रांजैक्शन है उसको रोका जा सकता है। अभी आरबीआई भी उसके ऊपर काम कर रहा है कि जो भी इस प्रकार की ट्रांजैक्शन हो वो डिले हो, यानी वो इस प्रकार से इमीडिएट ना हो जाए, ताकि ये जो फ्रॉड को रोकने के लिए, मतलब हर चीज के ऊपर जो है, यानी कि संभावना है अगर समय रहते आपने जल्दी से अगर काम शुरू किया, बिना डरे अगर आपने शिकायत कर दी, कंप्लेंट की, तो उसके बाद संभावनाएं बनी रहेंगी कि जो नुकसान हुआ है उसकी वो जो पैसा है वो वापस आपको मिल जाए। मैं इसमें अनिल सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। अनिल सर, आपने अनुभव किया होगा, आप क्योंकि फील्ड पर रहे हैं, लोग शिकायत लेकर के भी पहुंचते होंगे, आप इसमें भाई जिसने कोई गलत नहीं किया है, और ये अश्वनी जी ने भी कहा और इससे पहले भी पैनलिस्ट ने कहा कि बार बार बताया जाता है, बार बार सिखाया जाता है,
और ये समझाया जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है, ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये डर है, एक तो पहला कारण डर, लेकिन ये पता होने के बावजूद, जानकारी के बावजूद क्या ये संभव है या फिर लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, ये दूसरा इसका कारण है। शुभेंदु जी, दो चीजें हैं मेरे, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जैसे हमने कोई पैसा हमारा खुद का है, इनकम टैक्स पे नहीं किया, या कहीं एफडी कराने की थी, या बच्चों से छुपाने का है मामला कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, बच्चों को नहीं बताया। ये कुछ चीजें हो सकती है बुजुर्ग के साथ में कि वो बच्चों को वो ये नहीं बता पाए कि भाई मेरे पास कितना पैसा है। तो वो जो छुपी हुई रकम है उसको बचाने के लिए वो झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर देता है कि भाई मेरे पास ये रकम है, या मैंने टैक्स पे नहीं किया, या कोई ऐसी चीज खरीद ली जिससे जिससे कि घर वालों को पता चले या मेरे पास ये ट्रांजेक्शन है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा, सेक्सटॉर्शन के लिए मान लो किसी लेडी का, किसी महिला का कॉल आया और उन्होंने लकीली अनलकीली अटेंड कर लिया और उसमें कुछ बातों में कुछ क्वेरीज कर ली, कुछ बातें पूछ ली, या कुछ लुभावनी बातें कर ली, तो ये गुनाह नहीं है। बुजुर्ग है, मान लो उसने बाय द वे कर ली कोई बात, तो उसको छुपाने की वाली बात नहीं है। उसको वो वीडियो रिकॉर्डिंग बना के उसको व्हाट्सएप कॉल पे भेजते हैं। तो ये बात सही है कि ये वो उसने किया नहीं है, तो उसको अब उसको उसको ये करना चाहिए कि पुलिस में, क्योंकि डर दिखाया जा रहा है उसको कि भाई हम तो सोशली इस फोटो को सर्कुलेट कर देंगे, तो जाकर के उसको कहना चाहिए किसी भी शख्स को कि भाई मैं खुद जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूं, तो अपने आप सामने से कॉल आना बंद हो जाएगा शायद। दूसरा शुभेंदु जी, ये एक और चीज है कि भाई देखो, मेरे को तो इंटरनेट नहीं आता, आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं चेक दे देता हूँ, आप घर पे आके ये ट्रांजेक्शन करो। जो ही अगर आपने घर आके या ट्रांजेक्शन करने या बैंक में आने की बात कही, वो कॉल बंद कर देगा। वो समझ जाएगा कि ये इस बार ये तेज आदमी है और इसलिए मेरे को बैंक बुला रहा है, तो वो कॉल करना बंद कर देगा और वो ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ऐसा ऐसा मुझे वो लगता है कि उसको ये लग जाएगा कि वो वहां गए नहीं, हमारे को पकड़ा देगा, तो वो फिर सारी चीजें बंद कर सकता है। तो एक ये भी बुजुर्ग को या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको ये कहना चाहिए कि भाई मैं इसके अंदर जानता नहीं हूँ, आप आ जाओ घर पे, मैं चेक देता हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए सब ले जाओ। वो आएगा ही नहीं। तो ये, और दूसरा फिर हम उस समय रहते हैं पुलिस को और इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। बैंक को अपना खाता फ्रीज कराने के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बैंक का खाता फ्रीज होना बहुत इजी है। वो भी अगर मान लो आपका नजदीक है और कॉल कर दिया, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आजकल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसमें मान लो किसी से हमने कोई चीज वस्तु मंगाई है, चाहे अमेजोन या उससे, अगर मान लो आपका ट्रांजेक्शन गलत हो गया तो वो तुरंत रोक देते हैं। हाँ। तो ये ट्रांजेक्शन बैंक के अंदर रोका जा सकता है। हाँ, ठीक है। मैं इसमें मुकेश जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। मुकेश जी, अब हमने जाना कि भाई ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने जानी है, लेकिन नए नए तरीके रोज सामने आ रहे हैं। कुछ नया ऐसा तरीका जो कि अभी ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है और आप दर्शकों को बताना चाहते हैं सर, एक तो वो, और दूसरा बचने के क्या तरीके हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आम इंसान, एज ग्रुप चाहे कोई भी हो, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये हो रहा है तो समझ लीजिए गड़बड़ है। मेथड तो अभी सबसे ज्यादा जो कोई अगर ट्रेंड में मेथड्स चल रहे हैं करेंटली इंडिया में, तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलता है इन्वेस्टमेंट के नाम से स्कैम। इन्वेस्टमेंट में स्कीम्स चेंज होती रहती है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करो, लेट अस से क्रिप्टो करेंसी हो गया, कोई नई करेंसी लॉन्च हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये नई करेंसी आई है, ये आप लोगे तो आपको इसके अंदर 5 गुना रिटर्न मिलेगा, या आपको हर महीने 10% रिटर्न मिलेगा। अब 10% रिटर्न जो है दैट मीन्स एक साल का 120% रिटर्न हो गया। तो ऐसे बहुत सारी लालच वाली स्कीम जो है वो हर सप्ताह हर महीने नई नई आती रहती हैं और बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं। बीच में ये आ गया था कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से एआई के वीडियो चल रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से एआई के वीडियो चल रहे थे, बड़े बड़े पब्लिक फिगर रतन टाटा जैसे पर्सनैलिटीज की फोटोज को यूज करके वहां पे उनकी तरफ से टेस्टिमोनियल लिखा हुआ था उन वेबसाइट के ऊपर कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करो, इसके अंदर आपको इतना % रिटर्न मिलता है। तो बहुत सारे लोग जो इन पर्सनैलिटीज को फॉलो करते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा ये सब अगर बोल रहे हैं, ये वीडियो है, तो हो सकता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से इस पे रिटर्न मिलेगा। तो बड़े सेलिब्रिटीज को, अक्षय कुमार हैं,
और सुनिधि चौहान है, इनके नाम और इनके एड्स चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत ज्यादा रेगुलर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिसके अंदर फेक स्कीम होती है, फेक आर्टिकल होता है, उसमें कहा जाता है कि भाई ये देखो इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया और यहाँ से इनको प्रॉफिट आता है। तो काफी सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा जैसे ये पैसे कमा रहे हैं मतलब ऐसा तो पैसा हम भी कमा सकते हैं, इन्वेस्ट करो 1 घंटे में पैसा आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, 5-6 हजार का प्रॉफिट हो जाता है। इस तरीके की स्कीम जो है वो मार्केट में पिछले 1.5-2 साल से फ्लोट हो रही है। एक तो ये, दूसरा ये कि सावधानी के लिए वैसे तो देखो लिमिटेशन कोई नहीं है, पुलिस को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को समझना होगा कि आप अवेयरनेस कैसे कर रहे हो, उसके तरीके चेंज करने पड़ेंगे। सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल पे एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट डाल दिया और पोस्ट से अवेयरनेस हो जाएगी, तो ये अवेयरनेस हो सकता है कि लिमिटेड लोगों तक लोग पहुंच रही है। यहाँ पे जैसे सोसाइटीज के अंदर पब्लिक गैदरिंग जो होती है, मीटिंग्स होती है, वहां पे इकट्ठा करके हर एक एज ग्रुप को टारगेट किया जाए। स्कूल के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम अलग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अलग हैं, सोसाइटीज के अलग हैं, क्लब हाउस के अंदर अलग हैं, ऑडिटोरियम में अलग हैं। ये जितना ज्यादा किया जाएगा, जागरूक करना, जरूरी नहीं कोई व्यक्ति अवेयर हो जाए, या हो सकता है उस व्यक्ति ने वो अटेंड ही नहीं किया था और उसके साथ इस पे क्राइम हो गया। तो बहुत सारे मीडियम अलग अलग तरीके गलती से वहीं पर हो रही है जहां पर जानकारी की कमी है ना, जहां पर लोगों को पता नहीं है कि क्या ये परेशानियां हैं या क्या चीजें हो रही हैं या कैसे बचना है। हाँ, मैं इसमें जरा जी बताइए। अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर अधिकतर केसेस के अंदर कॉमन सेंस से केस में आप समझ जाते हो, अगर आप बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करते हो। अधिकतर लोग तो ये करते हैं कि जब उनके साथ कोई इंसिडेंट हो रहा होता है, चाहे उनको कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम बताए या कोई उनको डराए धमकाए या कोई लालच दे, तो वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग बच जाते हैं, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन किसी से घर में या अपने परिवार में मित्रों से शेयर करेंगे, वो कोई ना कोई बता देगा कि ये फ्रॉड स्कीम है। तो अगर कोई शेयर भी करता है किसी से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेसिकली बहुत आसानी से वो बच सकते हैं। तो इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। कभी ऐसा कॉल आए तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आसपास जो लोग हैं उनको इसके बारे में जरूर बताएं, पुलिस को कम से कम कंप्लेंट करें। और क्या होता है कि आप छोड़ देते हैं तो उससे क्या है, आपको तो बेशक आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन आगे वो किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं, उस बात की संभावना बनी रहती है। तो अगर आपने कंप्लेंट की तो शायद वो आप आखिरी शख्स हो सकते हैं, आगे किसी और के साथ वो फ्रॉड नहीं करेगा। ये जो चीजें हैं ये बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और हमारी कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकें कि आखिर ये फ्रॉड कैसे होता है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया सभी हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हमें उम्मीद है जितने हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और आगे कभी ऐसा कोई भी कॉल आता है या कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो आपको क्या उसका जवाब देना है, क्या उसको रिप्लाई करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।